सभी भावी शिक्षक साथियों का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पर सुरेश राव मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज की ये क्लास बुद्धि इंटेलिजेंस उसकी जो सिद्धांत हैं उनकी सेकंड क्लास रहेगी। उससे पूर्व बुद्धि की परिभाषाएं हैं, उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इनसे संबंधित बुद्धि के अलग अलग जो सिद्धांत रहे हैं उन सिद्धांतों से संबंधित भी सिद्धांतों के अलग अलग जो नाम और उनके प्रतिपादक हैं उनकी क्लास, और उससे पूर्व जो 4 सिद्धांतों की डिटेल डिस्कशन है वो भी इससे पूर्व अपलोड की जा चुकी है। 2 यूनिट इसके ऊपर पहले अपलोड की जा चुकी हैं। उनको आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के और वीडियो के होम पेज पे जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के और बिना किसी साइड की बातों के और पॉइंट पर आते हैं। आज का ये जो सेशन रहेगा वो अपना जो रहेगा वो बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस उसका पार्ट 2 रहेगा। इससे पूर्व वाले पार्ट के अंदर सभी सिद्धांतों के नाम और उसके प्रतिपादक उनको अपन ने देखा था कि एक दिमाग के अंदर रोड मैप बन जाए कि अपन क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। और इवन इतना फ़ायदा होता है कि उससे अपने को सारे के सारे सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं वो वहीं याद हो जाते हैं। और उसके बाद में 4 सिद्धांत, जिसके अंदर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया, उसके बाद में द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और उसके बाद में जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है या जिसको स्ट्रक्चरल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 3D मॉडल के नाम से भी जानते हैं, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, उस सिद्धांत की चर्चा इससे पूर्व के वीडियोज़ के अंदर करी जा चुकी है। आज अपन 5वां सिद्धांत जो है थ्योरी है ये लेकर के चर्चा करेंगे। तो त्रिचापीय या फिर ट्राईआर्किक मॉडल जो है या थ्योरी है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए त्रिचापीय सिद्धांत के अंदर क्या होता है, स्टर्नबर्ग इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, प्रतिपादक हैं। और इसी सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत को ही त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है, ट्राई सिस्टम जो थ्योरी है या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उपनाम या अन्य नाम है वो अपने को याद कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अपन त्रिचापीय सिद्धांत पढ़ते रहते हैं जबकि यहाँ पर त्रिघटकीय सिद्धांत दिया हुआ आ जाता है और अपन यूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, यह सिद्धांत कोई सा भी नाम दिया हुआ अपने को मिले, स्टर्नबर्ग है वो यहाँ पर अपने क्या हो जाएंगे, प्रतिपादक। जैसा कि मॉडल के नाम से या सिद्धांत के नाम से प्रदर्शित हो रहा है त्रिघटकीय, तो इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार या कितने घटक बताए, 3 प्रकार बताए, 3 घटक बताए। और उस 3 घटकों के द्वारा जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो मिलकर के ये तीनों भाग मिलकर के और मनुष्य की संपूर्ण मानसिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन आगे, तीनों घटक हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो देखिएगा बुद्धि के 3 घटक या 3 प्रकार। सबसे पहला टाइप है वो है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो होता है उसकी बात करते हैं अपन। तो घटकीय बुद्धि के अंदर क्या आता है मुख्य रूप से, या विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंदर जो भी सामने समस्या आती है उस समस्या के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ अलग अलग सोर्स या उस समस्या को सोल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए कुछ सूचनाएं, कुछ डाटाज कलेक्ट करते हैं। तो उन डाटाज का एनालिसिस करने का यानी विश्लेषण जो है उसके द्वारा समस्या का समाधान करने की योग्यता है वो क्या कहलाती है, विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी ये चीज़, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि की सूचनाओं का एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करके और समस्या का समाधान करने की जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, वही क्या है, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि है। उसके बाद में आनुभविक यानी कि एक्सपीरियंस बेस या फिर सृजनात्मक यानी कि मुख्य रूप से नई निर्माण की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो पूर्व अनुभवों, व्यक्ति ने पहले जो कार्य किया उस कार्य के अंदर क्या क्या समस्याएं आई और उन समस्याओं को कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, उसके आधार पर नवीन कार्य करने की यानी नया सृजन करने की, नव निर्माण करने की, सृजन करने की जो योग्यता या क्षमता है वो क्या है, होती है, सृजनात्मक बुद्धि होती है। तो जब भी कहीं कोई नया निर्माण हो रहा है, कोई नवीन कार्य हो रहा है और पूछा जाए यहाँ पर कौन सी बुद्धि काम में ली जा रही है, स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग तो अनुभविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि है वो यहाँ पर काम में ली जा रही होती है। फिर सांदर्भिक या फिर व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, बिहेवियरल इंटेलिजेंस,
तो ये क्या है, एक व्यवहारिक कार्य के अंदर यानी कि डेली रूटीन के अंदर जो जो समस्याएं आती हैं, दैनिक गतिविधियों में, दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो समस्याएं आती हैं, आने वाली समस्याओं का समाधान करने की, कॉमन जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने की जो योग्यता या क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, व्यवहारिक बुद्धि या फिर सांदर्भिक बुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार से स्टर्नबर्ग के द्वारा, और जो त्रिचापीय सिद्धांत है, ठीक है, ट्राइआर्किक मॉडल है, उसके अंदर 3 घटक या 3 प्रकार बताए गए, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभव के आधार पर सृजन और संदर्भ के आधार पर व्यवहार। ऐसे करके अपन इसको क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से, और तीनों कारक हैं वो याद कर सकते हैं। तो ये अपना 5वां जो बुद्धि का सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का 3 घटक अलग अलग ही बताए गए। आगे अपन बात करते हैं तो देखिएगा 6वां मॉडल, इससे पूर्व 4 मॉडल की क्लास है वो आप इससे पीछे वाली देखें। त्रिस्तरीय मॉडल या त्रिस्तरीय सिद्धांत, तो प्रतिपादक जेबी कैरोल, ठीक है, कैरोल त्रिस्तरीय, ठीक है, ये ध्यान में रखें। और 3 स्तर कौन कौन से बताए, तो एक सामान्य सी बात है, त्रिस्तरीय नाम आता है तो त्रिस्तरीय कैरोल, बस इतना ही याद रखना है मुख्य रूप से। और 3 स्तर हैं, तो स्तर तो सीधी सीधी बात है, सबसे छोटा, उसके बाद में सामान्य और उसके बाद में विस्तृत। तो संकीर्ण यानी कि बुद्धि है उसके 3 लेवल हैं, और व्यक्ति के सामने जैसी समस्या होती है उस समस्या के अकॉर्डिंग वो अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको काम में लेता है। तो जब छोटी समस्या है, बिल्कुल छोटी समस्या है, तो संकीर्ण यानी कि नैरो, ठीक है, नैरो, जनरल और फिर ब्रॉड, ठीक है। तो बुद्धि के 3 लेवल हैं अलग अलग, संकीर्ण बुद्धि, सामान्य बुद्धि और विस्तृत बुद्धि। अब कार्य नॉर्मली समझ जाएंगे कि अपन कि एकदम से बिल्कुल छोटे लेवल के कार्य हैं तो वो संकीर्ण बुद्धि के द्वारा भी किए जा सकते हैं, सामान्य जनरल लेवल के हैं तो वो सामान्य बुद्धि के द्वारा किए जाएंगे, और बहुत ही गहरे या फिर यूँ कहें कि विस्तृत एक अच्छे लेवल की समस्या अगर सामने है तो फिर वहाँ पर विस्तृत लेवल की बुद्धि है वो भी अपने को काम में लेनी पड़ेगी। तो ये त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है वो जेबी कैरोल के द्वारा दिया गया और 3 स्तर बुद्धि के बताए गए। तो इतना ही इसके अंदर रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो 7वां बुद्धि का बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखिए, मल्टी फैक्टर थ्योरी और फैक्टरलेस थ्योरी, खंडहीन सिद्धांत या फिर कारकहीन सिद्धांत, ये दोनों ही किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, और थॉर्नडाइक एक बहुत ही पॉपुलर जो मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के, कई बार पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का संबंध कहाँ से है, तो अमेरिका से है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो है उसके अनेक खंड हैं, अनेक तत्व हैं, और वो सभी मिलकर के और अलग अलग कार्यों को करते हैं, और फिर सामूहिक रूप से क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। अन्य नामों के अंदर बहुखंड सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत या फिर मात्रा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब देखो, जैसे ये संपूर्ण बुद्धि है और इस संपूर्ण बुद्धि के अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, अनेक खंड बने हुए हैं, जिस प्रकार से, और एक मिट्टी का, अपन यूँ कहते हैं कि एक मिट्टी का ढेला है तो वो किससे बना हुआ है, बालू मिट्टी के अनेक कणों से मिलकर के बना हुआ है। उसी प्रकार से बुद्धि है वो भी बहुत सारे कारकों से मिलकर के बनी हुई है, बहुत सारे खंडों से मिलकर के बनी हुई है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। ये बात किसके द्वारा कही गई, थॉर्नडाइक के द्वारा कही गई। अब इसके अंदर इसी ये जो मॉडल अपन देख रहे हैं उसी के आधार पर इसके अदर जो नाम हैं वो नाम भी दिए जा सकते हैं, तो इन नामों को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए, जब अनेक तत्व बालू के समान कण मिल करके और बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं तो इसको बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का आणविक सिद्धांत या परमाणविक सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, थॉर्नडाइक का और जो बहु कारक सिद्धांत है यहाँ पर, या बहुखंड सिद्धांत है या बहुतत्व सिद्धांत है, उसके अंदर बहुत सारे कारक मिलकर के, एलिमेंट मिलकर के और बुद्धि को परफॉर्म करते हैं। बुद्धि की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सामने व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा जाता है थॉर्नडाइक के द्वारा, कि बुद्धि है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है तथा प्रत्येक तत्व में कुछ अलग विशेष क्या होती है, योग्यता होती है, ठीक है। और जो प्रत्येक कारक, बुद्धि के अनेक स्वतंत्र कारक हैं, उनसे क्या होती है, बुद्धि बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुद्धि के कई सारे तत्व हैं, कई सारे तत्व हैं, अनेक तत्व हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको बहुकारक या बहुतत्व के नाम से जाना जाता है। अब देखो, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने वाली है। इंपॉर्टेंट लाइन है थॉर्नडाइक के अनुसार
क्या कहते हैं ये कि कठिनाई का स्तर बढ़ने पर बुद्धि का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जैसी समस्या सामने आती है व्यक्ति के, उस समस्या के अनुसार ही व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने चिंतन को, अपनी बुद्धि को काम में लेता है, वैसा ही उसका लेवल हो जाता है। पीछे वाला सिद्धांत अपन ने कैरोल का देखा और उसके अंदर यही था, बुद्धि के 3 स्तर, एक संकीर्ण, उसके बाद में सामान्य और उसके बाद में विस्तृत। जैसी समस्या वैसी बुद्धि काम में ली जाएगी। यदि कठिनाई का स्तर घटेगा तो काम में ली जाने वाली बुद्धि का स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पूछ लिया जाता है कि कठिनाई का स्तर बढ़ने पर बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है, स्तर घटने के ऊपर या कम होने के ऊपर बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। कथन किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो ये इसके अंदर, इस सिद्धांत के अंदर जो मुख्य रूप से अपन देखें तो ये जो नाम है, बुद्धि का आणविक सिद्धांत, बालूका सिद्धांत, ये नाम बालूका सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, ये नाम बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो किसको, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया यही सिद्धांत है वो इन नामों से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अपन, तो देखिएगा खंडहीन सिद्धांत, फैक्टरलेस थ्योरी। ठीक है, तो ये भी पहले बहुखंड सिद्धांत देते हैं, उसके बाद में फैक्टरलेस थ्योरी देते हैं थॉर्नडाइक। क्या कहते हैं थॉर्नडाइक कि मस्तिष्क की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। और ये बुद्धि किससे संबंधित है, स्नायु तंतुओं से संबंधित है। यानी कि जो मुख्य रूप से जितनी तंत्रिकाएं हैं उन तंत्रिकाओं से क्या होती है, बुद्धि है वो संबंधित होती है और उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। तो ये सिद्धांत भी वैसे देखा जाए तो पिछला जो बहुखंड सिद्धांत है उसी सिद्धांत से मिलता जुलता है। और यूँ कहते हैं कि जितने स्नायु तंत्र ज़्यादा होंगे, जितनी मस्तिष्क के अंदर तंत्रिकाएं ज़्यादा होंगी, उतनी ही उसकी मानसिक योग्यता है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक ही कहते हैं, खंडहीन सिद्धांत में कहते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ जहाँ स्नायु तंत्र या स्नायु तंतुओं का नाम आ जाए वहाँ किससे जुड़ जाएगी, खंडहीन सिद्धांत से और थॉर्नडाइक से बातें जुड़ेगी। बस यही चीज़ है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इनको इंग्लिश नाम है वो भी थोड़े थोड़े से अपन ध्यान में रख लें। तो ये क्या है कि समूह तत्व है, समूह कारक है, ये शब्द कई बार कंफ्यूज कर दें, इसलिए अपने को ये शब्द भी ध्यान में रखने चाहिए, इंग्लिश नेम भी ध्यान में रख लेने चाहिए। जहाँ जहाँ कंफ्यूज करते हैं वहाँ मैंने ये नाम लिखे हुए हैं, हर जगह तो मैंने ये यूज़ नहीं किया है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो ग्रुप के रूप में संघ होगा, एक क्या होगा, समूह होगा। तो समूह तत्व सिद्धांत या संघ सत्तात्मक सिद्धांत या केंद्र सत्तात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं अपन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब इसके जो प्रतिपादक हैं उनके अंदर हैं थ्रस्टन और केली। प्रतिपादकों के अंदर थ्रस्टन एवं केली। तो देखिए इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से ये सिद्धांत है वो थ्रस्टन से ही रिलेटेड है, लेकिन केली भी इनके सहयोगी। ये क्या कहते हैं, अलग अलग दोनों के दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, वो 2 बुक्स लिखते हैं। बुक्स कौन कौन सी हैं, थ्रस्टन के द्वारा लिखी गई जो बुक है वो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इस बुक के कारण ही जो इन योग्यताओं से रिलेटेड ही बुक लिखी गई, इसीलिए इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, समूह सिद्धांत को ही। इसके बाद में केली जो हैं वो बुक लिखते हैं क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ ए मैन। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर क्रॉस लिंक, क्रॉस रोड्स। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक में केली क्या कहते हैं कि बुद्धि है वो 9 तत्वों का समूह है। ठीक है, जो समूह तत्व सिद्धांत दिया गया है, समूह कारक सिद्धांत दिया गया है, उसके अंदर केली से संबंधित यही बात अपने को ध्यान में रखनी है कि केली है वो बुद्धि के कितने तत्व बताते हैं, 9 तत्व बताते हैं। और जो थ्रस्टन है वो अपनी बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के अंतर्गत बुद्धि के कितने तत्वों का डिस्कशन करते हैं, 13 तत्व बताते हैं। और इन 13 में से 7 तत्वों का एक समूह है वो क्या है, 7 समूह जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन 7 की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आसानी से याद रह जाएगा ये कि मुख्य रूप से समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत या संघ सत्तात्मक सिद्धांत है थ्रस्टन और केली। ठीक है, थ्रस्टन अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के अंतर्गत 13 तत्व का समूह बताते हैं बुद्धि को, और इनमें से 7 समूह हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और केली क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इसमें बुद्धि के कितने एलिमेंट बताते हैं, 9 तत्व बताते हैं। अब आगे देखते हैं अपन कि ये 7 तत्व कौन कौन से हैं। अब इन 7 तत्वों में से जो बात करी जाती है वो ये है
कि प्रत्येक समूह, जो 7 समूह हैं, उनमें से प्रत्येक समूह का एक विशिष्ट प्राथमिक कारक होता है, फैक्टर होता है। तो 7 जब समूह हैं तो 7 ही क्या हैं? कारक हैं। अतः इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसी नाम से क्या दी गई है? पुस्तक भी दी गई है थ्रस्टन के द्वारा। अब ये जो 7 प्राथमिक मानसिक समूह हैं और उनके साथ ही क्या हैं? कारक हैं। तो ये 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के नाम से जानी जाती हैं? तो ये 7 हैं VMNR, ऐसे ग्रुप में VMNR ऐसे याद करेंगे, VMNR WPS, ऐसे 2 ग्रुप के अंदर जैसे अपन फ़ोन नंबर याद करते हैं ना टुकड़ों में, वैसे ही इन 7 को याद कर लेंगे। VMNR WPS, ठीक है, VMNR WPS ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो ये 7 की 7 जो योग्यताएं या 7 के 7 जो समूह हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली है शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता, V से वर्बल, वर्बल का मतलब शाब्दिक योग्यता, अर्थात बोलने से संबंधित जो भी योग्यता है, बोलकर कोई भी समस्या का अपन समाधान कर रहे हैं, बोलकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो संप्रेषण कर रहे हैं, वो वर्बल एबिलिटीज़ के अंतर्गत ही आएगा। M से मेमोरी, M से क्या है? मेमोरी यानी कि स्मरण शक्ति, किसी भी डाटाज को याद रख लेना, उसको याद रखने की जो योग्यता है, स्मरण योग्यता है, मेमोरी जो है वो दूसरी यहाँ पर क्या रहेगी? मानसिक योग्यता रहेगी। N का मतलब है नंबर्स, N का मतलब नंबर्स, या इसको अपन क्या कह सकते हैं मुख्य रूप से आंकिक योग्यता भी, यानी कि जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग हिसाब से संबंधित जो भी योग्यता होती है, नंबर से संबंधित नंबर एबिलिटी है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। VMNR, R का मतलब रीजनिंग, R का मतलब यहाँ पर क्या है? रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता, व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क के द्वारा समस्या समाधान की योग्यता जो आती है वो, या संचालन, मानसिक क्रियाओं के संचालन की योग्यता होती है, वो तार्किक योग्यताओं के अंतर्गत यानी कि रीजनिंग एबिलिटीज हैं उनके अंतर्गत आती है। W का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि बोलने के अंदर जो वाक पटुता है, वाक योग्यता है, वाक योग्यता या वाक पटुता, वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। तो V वर्बल शाब्दिक योग्यता, M मेमोरी स्मरण शक्ति, N नंबर्स आंकिक योग्यता हिसाब किताब की योग्यता, R रीजनिंग तार्किक योग्यता, W वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। इसके बाद में 6वीं है प्रत्यक्षीकरण योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी जो है, परसेप्चुअल एबिलिटी। तो इसके अंदर प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले अपन ने जिसके बारे में सुना हुआ है और वो चीज़ अपने सामने आएगी तो अपन क्या करेंगे? उसको पहचान लेंगे। तो वस्तु प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है वो इसके अंदर मुख्य रूप से चलती है। वस्तु प्रत्यक्षीकरण के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि जो भी चीज़ पहले से जिसके बारे में अपन ने सुना हुआ है वो चीज़ जब सामने आ रही है तो उसको अपन पहचान रहे हैं। जैसे कै अपन ने पहले देखा हुआ है और दूसरी जगह अपने किसी भी, जैसे कै से कबूतर लिखा हुआ पढ़ा था अपन ने कहीं पर, और उसके बाद में जैसे लिखा हुआ मिल गया अपने को कविता, ये शब्द लिखा हुआ मिला तो अपन इस कै को क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। शब्द पहचानना यही क्या है? प्रत्यक्षीकरण योग्यता है, परसेप्चुअल एबिलिटी है। इसके बाद में है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, स्पेटियल योग्यता जो है, इसके अंदर क्या है? ज्यामितीय समस्याओं को सुलझाना। जो भी ज्योमेट्रिकल पजल्स होती हैं उनको, किसी भी ज्योमेट्री को, जैसे अपन त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, ठीक है, बेलन है, शंकु है, ये जो गणितीय जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको किस योग्यता के द्वारा सुलझाया जाता है? वस्तु प्रेक्षण योग्यता के नाम से जाना जाता है और इसी योग्यता के द्वारा इनको सुलझाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर अपनी कौन सी हो जाएंगी? 7 तरह की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हो जाएंगी। इसलिए इसको प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये 7 अपने को बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। VMNR WPS, बस इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे 10वां सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक सिद्धांत। सीरियल वाइज एक चलने वाला, यानी कि बुद्धि है वो एक अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग चलती है। प्रतिपादक हैं इसके बर्ट एवं वर्णन, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो इसके प्रतिपादक हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बाकी कोई डिटेल में इसकी बात नहीं पूछी जाती। लेकिन ध्यान में रखें अपन पदानुक्रमिक या क्रमिक सिद्धांत, ठीक है। पद यानी कि पैरों में, बाटा के शूज, ठीक है, वरना तो नहीं। तो बाटा के शूज वरना तो नहीं। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत में बर्ट
एवं वर्णन, वरना तो नहीं, वर्णन, बस ऐसे याद हो जाएगा आराम से। इन्होंने स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के अंदर जनरली सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता G और S 2 कारक दिए थे, तो इन्होंने उसी स्पीयरमैन वाली और जो सामान्य योग्यता G फैक्टर जो है उसको सर्वोपरि रखा, सबसे ऊपर रखा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो G फैक्टर है उसको 2 भागों के अंदर इसको बांटा, एक वेड थ्योरी और दूसरा यहाँ पर क्या था Km, ऐसे 2 इन्होंने क्या बना दिए, खंड बना दिए, ठीक है। तो G फैक्टर के बाद में इसके 2 खंड बनाए, एक वेड VED इस तरह से और दूसरा Km, ये बताए। इनको पुनः सूक्ष्म योग्यताओं के अंदर भी, सूक्ष्म विशेष योग्यताओं में G फैक्टर जो है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद में उसके 2 खंड, तो ये सामान्य योग्यताओं के 2 खंड थे। फिर सामान्य योग्यताओं को जिस प्रकार से और स्पीयरमैन ने विशिष्ट योग्यताओं के अंदर स्पेशल जो एबिलिटीज थी उसके अंदर डिवाइड किया, वैसे सूक्ष्म विशिष्ट योग्यताओं के अंदर भी इसको विभाजित किया, ठीक है। इसके अंदर वेड के अंतर्गत जो योग्यताएं आती हैं वो वर्बल और एजुकेशनल यानी कि शाब्दिक योग्यताएं, और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो इसके अंदर मुख्य रूप से वर्बल और शैक्षणिक एजुकेशनल जो एबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। और Km जो पार्ट है, खंड है, इसके अंदर मुख्य रूप से प्रैक्टिकल यानी कि जो प्रायोगिक योग्यताएं होती हैं, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमताएं होती हैं, और मैकेनिकल, ठीक है, ये योग्यताएं जो होती हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आती हैं, Km के अंतर्गत आती हैं। मैकेनिकल यहाँ पर इससे जोड़ करके अपने देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बुद्धि के जो 4 सिद्धांत हैं वो अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर देखे थे, और 6 सिद्धांत हैं वो इस वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। टोटल यहाँ पर 10 सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आने वाली जो एक क्लास है इसके अंदर बुद्धि के सिद्धांत हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, तो लगातार इनको देखें, और यूँ नहीं कि केवल अपन स्ट्रेटजी ही बनाते रहें और जो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है वो अपन शुरू ही नहीं करें। इसलिए लगातार इनके ऊपर बने रहें और अपनी तैयारी है उसमें से टॉपिक को पर डे कुछ टॉपिक कम करते जाएं, तो जो टॉपिक्स का पहाड़ अपने को सामने नज़र आता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और अपनी तैयारी है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी। वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और भी तेज़ करते रहिए। धन्यवाद।